जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, अर्जुन की कितनी पत्नियां थीं और उनके क्या नाम हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक डाकू और कसाई। आइए कथा श्रवण करें। पवन कसाई अपना रोजगार करके रामपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 1000 रुपए की बड़ी रकम। मार्ग बीहड़ था और सुनसान था। रामपुर काफी दूर था, बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था। इसलिए उसने हसनपुर नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था। रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्चा ज्यादा पड़ता, इसलिए पवन ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थी और पैजामा पहने थी। उसके सिवा गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव से बहुत से जानवर खरीद कर ले जा चुका था। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की, किसी ने भी मंजूर न किया। उन लोगों ने जानवर पवन को अलग अलग और लुके छुपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सबने इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोते हुए थे, जिसका हल बैल कुछ भी ना था। लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसके गांव वाले उसका बहुत आदर करते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द संबोधन करते थे। शामत का मारा पवन इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पौर में बैठा हुक्का पी रहा था। पवन ने बाहर से ही सलाम करके कहा, ताऊ जी, एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? पवन बोला, दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हूँ। मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दी जाए। कौन लोग हो? ठाकुर ने प्रश्न किया। हूं तो कसाई, पवन ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है यह किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? कसाई ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूँ। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, पवन ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण किसी ने मुझे शरण नहीं दी। वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी से बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ सरकार, पवन ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तमाकू अपनी चिलम से पी लो। अपनी औरत को भीतर कर लो, हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना। जब वह दोनों भीतर आ गए तो ठाकुर ने पूछा, तुम कब यहाँ से उठकर चले जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधे हूँ, इसलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम? पवन। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने पवन से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? पवन ने स्थान का नाम बतलाया। वहां किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए महाराज। काम तुम्हारा बहुत बुरा है। क्या करूं, पेट के लिए करना ही पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार नियत किया है वही उसको करना पड़ता है। क्या नफा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में पवन को उससे बढ़कर। पवन ने जवाब दिया, महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया है, यूं ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। पवन एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक मेरी पत्नी की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफी रात गई। कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर बाहर निकल आया। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, ताऊ जी, आज तो खाली हाथ लौटे हैं,
कल संध्या का शगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला। एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर में पहुंचे, वह खिसक गया। कल देखेंगे, जरा जल्दी। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा ना छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई है। उसके रुपए पर कसाई थोड़ा लिखा है, आगंतुक ने कहा। परंतु उसके व्यवसाय से वह रुपया दूषित हो गया है, ठाकुर का उत्तर था। रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ आने से रुपया कसाई का नहीं हुआ। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है, ठाकुर ने जवाब दिया। हम अपने तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे, आगंतुक ठाकुर को बोला। ज्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा, कसाई सो रहा था और उसकी पत्नी भी। ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु पवन ना जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। पवन से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेंगे। तुम बाहर जाओ इसी समय। पवन ने बहुत विनती की, परंतु ठाकुर ना माना। यद्यपि गांव भर उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। इसलिए पवन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसे आशा थी कि पहर आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा ना हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर कर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक व्यक्ति काफी किराया लेकर रामपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। वह जाड़े के मारे थर थर कांप रही थी, इतनी कि पवन की हिम्मत उसी समय ले जाने की ना पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से पवन ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी बंद ना हो जाए। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया। पवन ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो? पवन ने मिठास भरे स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चलेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं तो घर जाता हूँ। पवन ने दांत पीसे कुछ क्षण चुप रहा। सचेत होकर कहने लगा, भाई, आफत सबके ऊपर आती है। मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुन गाड़ी वाले को हंसी आ गई। उसको टस से मस ना होता देखकर पवन ने और पैसे दिए। तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में ना था। पवन की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। पवन ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। पवन को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है, और स्मरण हो आया गाड़ीवान का वह हठ, जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही देने पड़े थे। उसको गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा ना थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? पवन ने कहा। किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे रामपुर चलेंगे। कल को फिर पैसा मांगोगे? कैसे मांगूंगा? किराया तो ले चुका हूँ, अब कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था, पवन ने उत्तर दिया। बेटा, रामपुर होता तो बतला देता, पवन क्रोध में बोला। क्या बतला देते? क्या सेतमेत में गाड़ी में बैठना चाहते थे? गाड़ीवान ने उत्तर दिया। क्यों बे, क्या रुपए देकर भी सेतमेत का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम पवन है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो नालायक को यहीं छुरे से काट कर फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर रामपुर चल दूंगा। पवन क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो आया। गाड़ीवान ने उधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था। आसपास झाड़ियां खड़ी थीं। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और अब निकला। पवन की बात सुनकर उसकी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू कर निकल गई।
गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा, गांव आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा पवन से छुड़वाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे नहीं जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में मार न डाले। गाड़ी थोड़ी दूर और चली कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। पवन सामने ना देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। पवन ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर ना जाने कहां से आ गए हैं। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरी पर एक लठ पटका और 2 दाएं बाएं आकर पवन पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जाकर खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूं, मुझसे कोई सरोकार नहीं। यह कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की घिघी बंद गई, कोई उत्तर न दे सका। पवन ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही नम्र स्वर में कहा, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने पवन के सिर पर लाठी उतारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए से गाड़ी लिए जा रहा हूँ। गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और यह कौन है, बतला? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने उत्तर दिया, रामपुर का एक कसाई। पवन के सर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, पवन ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत फिर जोर से कराही। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम पवन है, छोड़ो चलो यहाँ से। उसने ना माना और बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करो ताऊ, यदि वैसे ना माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ नहीं पसारेंगे और ना इसका पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से ताऊ आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। और उसने तुरंत लाठी का एक सिरा पवन की छाती में अड़ाकर तुरंत रुपया पैसा निकाल देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। हो मेरी बला से, गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने पवन को धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चकनाचूर किए देता हूँ, वह मेरी शरण में आया था। गाड़ी वाला लठैत झकसी मारकर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर पवन के सर पर लाठी तानी थी, उसने धीरे स्वर में कहा, ताऊ आगे से कभी आपके साथ ना आऊंगा। ताऊ ने कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु अपने शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। इतना कहकर वह डकैत अपने अपने घर को चले गए और गाड़ीवान कसाई को उनके घर तक छोड़ आया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।